जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे 2013 से लेके आप लोगों का जो है 2024 तक के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करवाया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि 2013 से लेके 2024 तक के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हल करवाया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुराने क्वेश्चन पेपर उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट होंगे। आपको लोगों को लेवल पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछे जाते हैं। चलिएगा गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों के सामने देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्लोन ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब पादपों के क्लोन बनाए जाते हैं, पादपों के क्लोन बनाए जाते हैं लैंगिक जनन द्वारा, संकरण द्वारा, कायिक जनन द्वारा या उत्परिवर्तनीय प्रजनन द्वारा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है इस क्या होगा। जो पादप होते हैं पौधे, उनके क्लोन, क्लोन मतलब उनका डबल रोल आप कह सकते हो। उनका डबल रोल, जैसे अगर कोई टमाटर का पौधा है तो उससे दूसरा टमाटर का पौधा तैयार करना, ये क्लोनिंग कहलाती है। ओके, सेम टू सेम। ओके, तो ये किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन द्वारा, संकरण द्वारा या कायिक जनन द्वारा या उत्परिवर्तनीय प्रजनन द्वारा। तो वेल गाइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देखिएगा। चलिए, तो ये आप लोगों का कहलाता है कायिक जनन। ओके, कायिक जनन द्वारा बनाया जाता है पादपों के क्लोन। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस यहाँ पे क्वेश्चन है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित कायिक संरचनाओं जैसे कि बीजांडकाय। ओके, थोड़ा इसे छोटा करेंगे। हाँ चलो, बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित कायिक संरचनाओं जैसे कि बीजांडकाय तथा अध्यावरण द्वारा द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया। तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं या अपस्थानिक बहुभ्रूणता या अपबीजाणुता या असंगन जनन। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मतलब बीजाणुता। ठीक है, अपबीजाणुता इसका उत्तर हो जाएगा, अपबीजाणुता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो सामान्यतः सहायक कोशिका है, सामान्यतः सहायक कोशिका है। तो देखिए, जो सामान्यतः सहायक कोशिका है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, डाइपोल्स होती है। ये आप लोग याद रखोगेगा। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सारे पुराने जो भी आप लोगों के अभी तक के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों के बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, रिचमंड लेंग प्रभाव प्रदर्शित होता है ऑक्सिन्स द्वारा या जिब्रेलिन द्वारा या काइटिन्स द्वारा या शर्करा द्वारा। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का। रिचमंड लेंग प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो ये इसका उत्तर याद रखिएगा, काइटिन्स द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, वातरंध्र प्रदर्शित करते हैं, वातरंध्र प्रदर्शित करते हैं सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन या स्पर्शानुवर्तन या सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का है, प्लांट में दो प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, एक तो प्रकाशानुवर्तन और एक तो गुरुत्वानुवर्तन। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों का वातरंध्र में प्रदर्शित करते क्या, तो सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। ओके, सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन जो है शो करते हैं आपके वातरंध्र। ठीक है, आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आप लोग ये लैंग्वेज आसानी से समझ जाओगे। ओके गाइस, चलिए, और बायोलॉजी और साइंस वाले ही बच्चों का जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करवाया जा रहा है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए इसे समझने में। ओके, कि वातानुवर्तन क्या है, प्रकाशानुवर्तन क्या है। ठीक है, चलिए, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जलोद्भिद पादप, मतलब जल में उगने वाले पादप तालाब से क्यों गायब हो जाते हैं। मोस्ट आईएमपी, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जलोद्भिद पादप तालाब से क्यों गायब हो जाते हैं। अत्यधिक प्रकाश नुकसानदेह है,
वे छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। पानी का वाष्पीकरण पादपों को मार देता है। उच्च ताप पर जल में CO2 की मात्रा को कम करता है। ओके, जिसमें नेट प्राथमिक उत्पादकता घट जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान है। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलोद्भिद पौधे तालाब से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उच्च ताप जल में CO2 की मात्रा को कम करता है। क्या करता है उच्च ताप, ग्रीष्म ऋतु है तो उच्च ताप भी होगा, और ये उच्च ताप जल में CO2 की मात्रा को कम करता है, जिसमें नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या हो जाती, घट जाती। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो किसके रोपण से रेगिस्तान को हरित भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन। ओके, चलिए बहुत ही शानदार है। तो देखिए आप हम जो है किसके रोपण से ये जो है आप लोगों का किसके रोपण से रेगिस्तान को हरित भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उत्तर यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो ये आप लोगों की जो है उष्णकटिबंधीय पादप को रोपित करके, नो नो नो, इसका उत्तर देखिएगा आप लोग, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बालू को भीत हो जाएगा आप लोगों का, बालू को भीत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लेते हैं हम लोग। ओके, पादपों को अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाने वाला वर्णक क्या है। पादपों को अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाने वाला वर्णक हरित लवक है, फाइकोसाइनिन है, या जेंटोफिल या केरिटोनाइड है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, केरिटोनाइड। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के साथ प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। तो गाइस इसका आप लोग क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है, इसमें क्या आएगा वो, कि इसका आंसर मुझे मिला नहीं, काफ़ी सर्च किया मैंने, लेकिन आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा, इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ओके, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के साथ प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन है वर्षण, श्वसन, पुष्पन, बीज अंकुरन। एटलीस्ट आप लोगों का डी उत्तर होना चाहिए, बीज अंकुरन, बट आप लोग भी अपने तरफ से कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, एक बार उत्तर हो सकता है। ओके, थोड़ा ठीक है। कौन सी एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है, कौन सी एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है। तो देखिए इसमें भी आप लोगों का थोड़ा जो है सर्च कर सकते हो आप, ओसिमम सेक्टम, कोमीफोरा वाइटाई, या एवेना सटाइवा, टफरोसिया परपुया। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का जो है काफ़ी, यानी आप लोग सर्च कर लोगे कौन सी एक संकटग्रस्त पादप प्रजाति है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जितने हो सकते हैं मुझसे मैं उनके आंसर ढूंढूंगा, और बाकी हो सकता है एक दो बच जाए। चलिए, परागोद्भव प्रक्रिया है, परागोद्भव प्रतिक्रिया है, तो ये क्या है, पुष्प कलिका का खिलना, इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, परागोद्भव प्रक्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ये चर्चा हमने प्लांट की जो क्लास हुई थी पादप वर्गीय की जगत की, उसमें चर्चा किए थे और बताया था आप लोगों को मैंने। चलिए, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, और जीवित ओके, इससे होने वाला जो रोग होता है वो बैगन का लघुपत्र रोग है। इसका उत्तर हो जाएगा बैगन का लघुपत्र रोग। ओके, चलिए, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाला रोग। बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग। तो अर्गट रोग के लक्षण प्रकट होते हैं पुष्पक्रम में, जड़ में, पत्तियों में, तने में। चलिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो अर्गट रोग है वो ये फसलों में लगता है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का होता है ये कहाँ लगता है, तो ये आप लोगों का पत्तियों में लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लेते हैं हम लोग। रेशा प्रदान करने वाला एक बीजपत्री फल है, कपास, नारियल, क्रोटोलेरिया, कारकोरस। तो ये जो एक बीजपत्री है आप लोगों का नारियल है, रेशा प्रदान करने वाला एक बीजपत्री फल नारियल को कहा जाता है। आगे बढ़ते आप लोगों का,
उत्तक संवर्धन में पराग कणों से भ्रूणाम का निर्माण होता है। उत्तक संवर्धन में पराग कणों से भ्रूणाभ का निर्माण होता है। ये किसके द्वारा? अंग विकास के द्वारा, टेस्ट ट्यूब कल्चर के द्वारा, या फिर द्विनिषेचन द्वारा, या फिर कोशिकी। तो ये आप लोगों का द्विनिषेचन आ जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है पराग कणों से भ्रूणाभ का निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग। चलिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि आप लोगों को क्या पूरे 2023 से लेके 2013 से लेके 2023 तक के पुराने प्रश्न पत्रों का हल चाहिए। चलिएगा गाइस, लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है क्योंकि यह दुर्लभ है, इसमें उच्च पोषण गुणवत्ता होती है, यह सभी प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण घटक है, यह मानव शरीर में नहीं बनता है तथा भोजन द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सभी प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण घटक है लाइसिन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? किसी प्रोटीन्स की विशिष्टता निर्भर करती है। तो अमीनो अम्ल अणुओं के रेखीय क्रम पर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल अणुओं के रेखीय क्रम पर निर्भर करती किसी प्रोटीन्स की विशेषता। ओके, बढ़ेंगे आगे। एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ अटपटा था। देखिए, निम्न में से कौन सी न्यूक्लियोटाइड क्रम में 4 पिरिमिडिन क्षार है? तो ये यहाँ पे अलग अलग आप लोगों का ऑप्शन दे रखा है, इसका आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाकी जो है नेक्स्ट जो आप लोगों का आएगा पेपर हल, उसमें सारे का सारा कोशिश करूँगा कि सभी के सभी क्वेश्चन का उत्तर मैं आप लोगों को करवा दूँ। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी न्यूक्लियोटाइड क्रम में 4 पिरिमिडिन क्षार है? तो इसका थोड़ा अभी मिला नहीं है, तो ये आप कोशिश कीजिएगा इसका सर्च करने की। बढ़ते हैं आगे। पेक्टिक पदार्थों को सामान्यतः अभिरंजित किया जाता है, तो ये आप लोगों का मेथिलीन ब्लू होगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे परासरण की क्रिया है। जीवद्रव्य तथा कोशिका भित्ति दोनों एक परत की तरह कार्य करती है। केवल जीव द्रव्य के एकल परत की तरह कार्य करता है, केवल कोशिका झिल्ली एकल परत की तरह कार्य करती है, इनमें से कोई नहीं। तो परासरण की क्रिया में जो है जीव द्रव्य तथा कोशिका भित्ति दोनों एक परत की तरह कार्य करते हैं। बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वात रंध्र तथा जल रंध्र छोटे छिद्र है निम्न समान लक्षणों के साथ, उनका खुलना तथा बंद होना संचालित नहीं है, ये गैसों का विनिमय करते हैं, ये सदैव बंद रहते हैं, ये पादप के एक ही अंग पर पाए जाते हैं। तो इसका लक्षण ये वाला सही हो जाएगा। जो वात रंध्र है तथा जल रंध्र, ये छोटे छिद्र है और इनका काम है गैसों का विनिमय करना। ओके, पौधों में गैसों का विनिमय करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों में वलकुट की एक कोशिका से संलग्न दूसरी कोशिका में जल का गमन निम्न के कारण होता है। कोशिकाओं में अकार्बनिक लवणों के संग्रहण के कारण, कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के संग्रहण के कारण, रासायनिक दाब प्रवणता के कारण, जल दाब प्रवणता के कारण। तो इसका आप लोग उत्तर थोड़ा कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट था। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग। विष जैसे कि साइनाइड कोशिकीय परिवहन में सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस अंतर्वाह को रोकते हैं। यह विरोधी प्रभाव एटीपी के अंतक्षेपण के द्वारा विपरीत किया जा सकता है। यह प्रदर्शित करता है एटीपी परिवहन तंत्र में वाहक प्रोटीन है। सोडियम प्लस व पोटेशियम प्लस विनिमय पंप कोशिका में कार्य करते हैं। एटीपी ऊर्जा विमुक्त करने के लिए एटीपी के द्वारा जल विघटित करते हैं। के प्लस विनिमय पंप के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। चलिए, इसका भी उत्तर यहाँ पे अभी हम लोगों को नहीं मिला था, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके,
नेक्स्ट क्लास में लाने की कोशिश करेंगे। एजोला एक जैविक खाद है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। एजोला एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि इसका काम क्या होता है, देखिए इसका नाइट्रोजन स्थिर कारक, देखिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा एजोला एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन स्थिर कारक साइनोबैक्टीरिया के साथ सहसंबंध है। ओके, मोस्ट आईएमपी इसको हमने करवा भी चुका है आप लोगों को, जो बायोलॉजी की क्लास हुई थी आप लोगों की, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे, NADPH2 उत्पादित होते हैं अवायवीय श्वसन ग्लाइकोलाइसिस में या PS1 में या PS2 में, तो इसका उत्तर भी आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, सूर्य से क्लोरोफिल ए तक फोटॉन ऊर्जा स्थानांतरित होती है। कैरोटीनॉइड फाइको इरिथ्रिन क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए, फाइको इरिथ्रिन कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ए। तो ये देखिए, ये आप लोगों का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्रम में जो है आप लोगों का चलता है। ओके, चलिए इस क्रम में चलता है, सूर्य से क्लोरोफिल ए तक फोटॉन ऊर्जा स्थानांतरित होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, देखिए इमर्सन प्रभाव स्पष्ट करता है। इमर्सन जो 4 या 5 क्वेश्चन है आप लोगों के जिनके उत्तर नहीं मिल रहे, उनको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लाया जाएगा, ठीक है। इमर्सन प्रभाव स्पष्ट करता है, क्या करता है, चलिए तो ये प्रकाश संश्लेषण को स्पष्ट करता है। प्रकाश संश्लेषण को इमर्सन प्रभाव क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को स्पष्ट करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में अंतिम ऑक्सीकरण में साइटोक्रोम जो कि H+ को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन के योग को उत्प्रेरित करता है, वह है, चलिए ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन, टफ लेवल का क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों का अभी तक नहीं मिला है, तो इसको भी यहाँ पे ढूंढ के बता दिया जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल। चलिएगा बढ़ते हैं अगले इस तरफ। तो विस्कम क्या है, विस्कम है, तो विस्कम देखिए यहाँ पे पूर्णतः तना परजीवी है, पूर्णतः जड़ परजीवी है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएंगे आप लोगों के। अब आंशिक तना परजीवी है या आंशिक जड़ परजीवी है विस्कम। ओके, तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये आप लोगों का आंशिक तना परजीवी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हाँ तो गाइस देखिए यहाँ पे यह थे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो है 2013 के पेपर का सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं हम लोग आगे 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, तो लगभग 5 से 6-7 सालों के पेपर यहाँ पे आप लोगों को करवा दी जाएंगे। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट वार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।